आज के इस पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के सिद्धांतों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, और इसमें अकादमिक लेखों से लेकर विकिपीडिया और यहाँ तक कि रेडिट की बहसें भी शामिल हैं। तो आज हमारा मिशन है इन बड़े बड़े मुश्किल लगने वाले सिद्धांतों को थोड़ा आसान बनाना। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया के देश जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। क्या सब कुछ बस ताकत का खेल है, या फिर हमारे विचार, हमारी पहचान और हमारा इतिहास भी कोई मायने रखते हैं? हम उन क्लासिक सिद्धांतों से शुरू करेंगे जो दशकों से चले आ रहे हैं और फिर उन नई आवाजों तक पहुंचेंगे जो इन सिद्धांतों की नींव पर ही सवाल उठा देती हैं। चलिए फिर सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने सिद्धांत से ही शुरू करते हैं, यथार्थवाद, जिसे हम रियलिज्म कहते हैं। हाँ, और हमारे स्रोतों में केनेथ वॉल्ट्स की किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जिक्र बार बार आता है। उनका जो मुख्य विचार है वो ये है कि दुनिया अराजकता मतलब एनर्की की स्थिति में है। और इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह दंगे हो रहे हैं। नहीं, इसका सीधा सा मतलब है कि देशों के ऊपर कोई एक विश्व सरकार नहीं है जो नियम लागू कर सके। बिल्कुल, और इस अराजकता में हर देश की सबसे बड़ी चिंता क्या है? अपना अस्तित्व बचाना, अपनी सर्वाइवल। तो वॉल्स का कहना है कि इसी वजह से सभी देश बस ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। हाँ, और ये उनका स्वभाव नहीं बल्कि सिस्टम का दबाव है। ये तो सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है। मतलब दुनिया एक ऐसे मोहल्ले की तरह है जहां कोई पुलिस नहीं है और हर घर बस अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जमा कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और यही बात वॉल्स के नव यथार्थवाद या नियोरलिज्म को अलग बनाती है। वो कैसे? वो ये नहीं कहते कि इंसान स्वभाव से लालची या बुरा है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम का ढांचा ही ऐसा है जो देशों को शक करने और ताकत के पीछे भागने पर मजबूर करता है, चाहे उनके नेता कितने ही शांति प्रिय क्यों ना हो। हाँ, यहीं पर शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी कोई एक देश बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगता है तो दूसरे देश असुरक्षित महसूस करते हैं। सही कहा, और फिर वो उसे रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, पर अगर दुनिया वॉल्स की नज़र से इतनी ही निराशाजनक है, जहां हर देश सिर्फ अपनी सुरक्षा के फिक्र में है, तो फिर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना सहयोग क्यों देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब देश आपस में व्यापार करते हैं, जलवायु परिवर्तन पर समझौते करते हैं। यथार्थवाद इसे कैसे समझाता है, या शायद वो नहीं समझा पाता? और यहीं पर यथार्थवाद की सीमाएं दिखने लगती हैं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए रॉबर्ट क्योहिन जैसे विचारकों ने एक अलग रास्ता दिखाया, जिसे हम उदारवाद या लिबरलिज्म कहते हैं। अच्छा। क्योहिन की बात दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वो वॉल्ट्स की पहली बात से सहमत है कि हाँ, दुनिया में कोई विश्व सरकार नहीं है, सिस्टम अराजक है। लेकिन उनका नतीजा बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो वो कैसे? अगर पुलिस नहीं है तो फिर सहयोग कैसे होगा? क्योहिन कहते हैं कि सहयोग होता है संस्थाओं मतलब इंस्टीट्यूशंस के जरिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन। हाँ, जैसे UN, WTO या IMF। ये संस्थाएं देशों के बीच बातचीत का एक मंच देती हैं, जानकारी साझा करती हैं और धोखेबाजी को मुश्किल बना देती हैं। अच्छा। और इसके अलावा वो आर्थिक अंतर्निर्भरता पर बहुत जोर देते हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। हाँ, मतलब आज के दौर में देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ गई हैं कि लड़ाई करना किसी के भी फायदे में नहीं है। क्योंकि जंग का मतलब सिर्फ सैनिकों की मौत नहीं, बल्कि सप्लाई चेन का टूटना, बाजारों का गिरना और खरबों का नुकसान है। एकदम सही। तो संस्थाएं सहयोग में मदद करती है, ये तो समझ में आया। लेकिन ये संस्थाएं बनती कैसे हैं? कोई तो इन्हें शुरू करता होगा, इन्हें चलाता होगा। ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर आधिपत्य स्थिरता सिद्धांत यानी हेजमोनिक स्टेबिलिटी थियरी आता है। ये क्या है? आप ऐसे सोचिए, एक बहुत अमीर और ताकतवर देश जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कहता है, देखो, हम एक नया आर्थिक खेल शुरू कर रहे हैं। नियम हम बनाएंगे, पहली फंडिंग हम देंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि सब नियमों से खेलें। अच्छा, जैसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF को जन्म दिया। बिल्कुल, वो बिल्कुल यही था। एक ताकतवर देश ने स्थिरता लाने के लिए जिम्मेदारी उठाई। क्योहिन का तर्क है कि भले ही बाद में उस देश की ताकत थोड़ी कम हो जाए, लेकिन जो संस्थाएं बन गईं वो सहयोग की आदत को बनाए रखती हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो बड़े विचार हैं। एक यथार्थवाद जो कहता है कि दुनिया ताकत और संघर्ष की जगह है, और दूसरा उदारवाद जो सहयोग और संस्थाओं में उम्मीद देखता है।
लेकिन ये दोनों ही मानकर चल रहे हैं कि दुनिया के नियम पत्थर की लकीर हैं। पर अगर ये नियम ही असली न हो तो, अगर पूरा खेल ही हमारे दिमाग में हो। अब आप उस विचार की तरफ बढ़ रही हैं जिसने 1980s और 90s के दशक में इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया था। मैं रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रही हूँ। हाँ, और इसका सबसे बड़ा नाम है अलेक्जेंडर वेंट, जिनका एक लेख है जिसका शीर्षक ही सब कुछ कह देता है, एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। मतलब अराजकता वही है जो राजू से बनाते हैं। सही। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि दुनिया की ये अराजकता कोई भौतिक सच्चाई नहीं है, जैसे गुरुत्वाकर्षण? हाँ, ये सिर्फ एक कहानी है जिसे देश एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं, और क्योंकि सब उस कहानी पर यकीन करते हैं इसलिए वो सच हो जाती है। बिल्कुल। वेंट का यही तो क्रांतिकारी विचार था। ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ बंदूकों और पैसों से नहीं चलते, बल्कि साझा विचारों, पहचान और संस्कृति से चलते हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, ब्रिटेन के पास भी परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास भी। हाँ, लेकिन अमेरिका को ब्रिटेन के हथियारों से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके बीच एक रिश्ता है, दोस्ती का, साझा इतिहास का। सही कहा। हथियार वही हैं, लेकिन उनके पीछे का मतलब बिल्कुल अलग है। रचनावाद कहता है कि ये मतलब ही असलियत बनाते हैं। तो अगर देश एक दूसरे को दुश्मन मानेंगे तो वे दुश्मनों जैसा व्यवहार करेंगे और दुनिया यथार्थवादी दिखेगी। और अगर वे दोस्त मानेंगे तो वे सहयोग करेंगे और दुनिया उदारवादी दिखेगी। अगर विचार ही असलियत बनाते हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि ये विचार कौन बनाता है? कौन तय करता है कि क्या सच है, क्या सामान्य है और क्या खतरनाक? और ये सवाल हमें मिशेल फुको जैसे विचारकों की दुनिया में ले जाता है, और एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर जिसे उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं। फुको का नाम तो मैंने सुना है। फुको कहते हैं कि हमें ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि शक्ति क्या है, और ये पूछना शुरू करना चाहिए कि शक्ति काम कैसे करती है। उनका एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब यहाँ सिर्फ बातचीत तो नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। सोचिए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर के डिस्कोर्स के बारे में। ठीक है। 9/11 के बाद इस डिस्कोर्स ने ये तय किया कि कौन आतंकवादी है, कौन सभ्य है, और किस तरह की हिंसा जैसे ड्रोन हमले या किसी देश पर हमला करना जरूरी या जायज है। हाँ, ये तो है। ये डिस्कोर्स सिर्फ एक विचार नहीं है, ये असल में शक्ति का इस्तेमाल करता है। ये तय करता है किसके ऊपर नजर रखी जाएगी, किससे पूछताछ होगी और किसके मानवाधिकारों को नजरअंदाज किया जा सकता है। तो फुको का कहना है कि ज्ञान कभी भी तटस्थ नहीं होता। नहीं, वो हमेशा शक्ति से जुड़ा होता है। जो चीजों को परिभाषित करने की ताकत रखता है वही असली शक्ति रखता है। तो इस नजरिए से देखें तो राज्य की संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी चीजें प्राकृतिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक खास तरह के डिस्कोर्स से बनाए गए विचार है जो किसी न किसी के फायदे में काम करते हैं। एकदम सही। उत्तर संरचनावाद यही पूछता है कि राज्य का ये विचार बना कैसे, ये किसे ताकत देता है और किसकी आवाज को दबाता है। आप जानते हैं, अब तक की हमारी सारी बातचीत में यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, हम राज्यों, सिस्टम और डिस्कोर्स जैसे बड़े बड़े शब्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस पूरी तस्वीर में लोग कहाँ हैं, खासकर दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाएं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और ये हमें नारीवादी यानी फेमिनिस्ट सिद्धांतों की ओर ले जाता है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इस अकादमिक क्षेत्र ने लगभग 70 साल तक महिलाओं यानी जेंडर के बारे में कोई गंभीर बात ही नहीं की। ये जानना चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। जैसे कि दुनिया को सिर्फ पुरुष ही जलाते हैं और उसका असर सिर्फ पुरुषों पर ही पड़ता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या आईआर पुरुष केंद्रित है? आखिरकार देश तो देश है, उनका कोई जेंडर तो होता नहीं। यही तो नारीवादी सिद्धांतकारों का मुख्य बिंदु है। वे कहते हैं कि फर्क बिल्कुल पड़ता है। कैसे? वे सेक्स, जो कि जैलिक है, और जेंडर, जो समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं हैं, के बीच अंतर करते हैं। पारंपरिक रूप से शक्ति, युद्ध, सुरक्षा जैसी चीजों को मर्दाना गुणों से जोड़ा गया है। ताकत, आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, शांति जैसी चीजों को उन्हें स्तृण और कमजोर मानकर अक्सर खारिज कर दिया जाता है। नारीवादी पूछते हैं, अगर हम महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखकर दुनिया को देखें तो क्या होगा? और क्या जवाब मिलता है? जवाब यह है कि हमारी सुरक्षा की परिभाषा ही बदल जाती है। मतलब? पारंपरिक सिद्धांत में सुरक्षा का मतलब है देश की सीमाओं की सुरक्षा,
लेकिन नारीवादी कहती हैं कि एक महिला के लिए शायद असली असुरक्षा सीमा पर खड़ी दुश्मन सेना नहीं, बल्कि उसके घर के अंदर की हिंसा, गरीबी या स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। और अक्सर ये असुरक्षा राज्य की अपनी नीतियों से ही पैदा होती है। बिल्कुल। सिंथिया एनलो की किताब बनानास बीचेस एंड बेसेस यही दिखाती हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन लोगों के जीवन से चलती है जिन्हें हमेशा अनदेखा किया जाता है। तो नारीवाद उन लोगों की बात करता है जिन्हें जेंडर के आधार पर अनदेखा किया गया। ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या ऐसे और भी समूह हैं जिन्हें इतिहास और भूगोल के आधार पर अनदेखा किया गया है? जैसे कि क्या हम दुनिया की कहानी सिर्फ पश्चिमी देशों के नजरिए से नहीं सुन रहे? और ये सवाल हमें सीधे उत्तर उपनिवेशवाद यानी पोस्ट कोलोनियलिज्म की दहलीज पर ले आता है। ये सिद्धांत पारंपरिक आयार को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अराजक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड जैसा है, एक हायरार्की है। इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश सबसे ऊपर हैं, और ये ढांचा सैकड़ों सालों की औपनिवेशिक हुकूमत और लूट से बना है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि ये सब तो इतिहास की बातें हैं, आज की दुनिया में उपनिवेशवाद तो खत्म हो चुका है। इस पर उत्तर उपनिवेशवादी कहेंगे कि उपनिवेशवाद की सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था खत्म हुई है, उसकी मानसिकता आज भी जिंदा है। अच्छा। एडवर्ड सईद ने ओरिएंटलिज्म का विचार दिया था। उन्होंने दिखाया कि पश्चिम ने कैसे सदियों से ओरिएंट यानी पूर्व की दुनिया को तर्कहीन, पिछड़ा और स्त्रैण बताकर खुद को श्रेष्ठ साबित किया। और ये मानसिकता आज भी दिखती है? बिल्कुल दिखती है। जैसे स्रोत परमाणु अप्रसार पर बहस का उदाहरण देते हैं। क्यों कुछ देशों जो ज्यादातर पश्चिमी हैं पर परमाणु हथियारों के लिए भरोसा किया जाता है, और ईरान या उत्तर कोरिया जैसे देशों को खतरनाक माना जाता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। उत्तर उपनिवेशवाद कहता है कि ये भरोसे का नहीं, बल्कि उसी पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता का सवाल है जो ये तय करती है कि कौन सभ्य है और कौन नहीं। तो जब ये दोनों आलोचनाएं, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद, मिलते हैं तब क्या होता है? जैसे ग्लोबल साउथ की एक महिला के अनुभव को कौन सा सिद्धांत समझाएगा? जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें इंटरसेक्शनैलिटी का शक्तिशाली विचार मिलता है। इंटरसेक्शनैलिटी? हाँ, ये कहता है कि उत्पीड़न के अलग अलग रूप जैसे नस्ल, वर्ग और लिंग अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो गैर श्वेत महिलाएं अक्सर तिगुने उत्पीड़न का सामना करती हैं, अपनी जाति, अपने वर्ग और अपने लिंग तीनों की वजह से। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, और वो दिल दहला देने वाले हैं। थाईलैंड में कादर टॉय फैक्ट्री की आग जिसमें लगभग 200 महिला मजदूर मारी गईं। ओह। या बांग्लादेश में राना प्लाजा कारखाने का ढहना जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी जो दुनिया के बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े सिल रही थीं। और दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे कपड़े बनवाती थी, उनकी तरफ से एक अजीब सी चुप्पी थी। हाँ, जैसे कि ये जाने उतनी कीमती नहीं थी। और वही इंटरसेक्शनैलिटी है। वे सिर्फ मजदूर नहीं थीं, वे गरीब थीं, वे गैर श्वेत थीं और वे महिलाएं थीं। और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में इन तीनों पहचानों की वजह से उनकी जिंदगी और उनकी सुरक्षा का मोल कम कर दिया गया। उनकी मौत को बस व्यापार करने की एक लागत मान लिया गया। दुखद है पर सच ही है। ठीक है, तो हमने एक लंबा सफर तय किया है, यथार्थवाद की उस दुनिया से जहां सिर्फ ताकत की लड़ाई है, उदारवाद की सहयोग की उम्मीदों तक, फिर रचनावाद के इस चौंकाने वाले विचार तक कि सब कुछ हमारे दिमाग का खेल है, और अंत में नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद की उन शक्तिशाली आवाजों तक जिन्होंने पूरी नींव पर ही सवाल उठा दिए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या कोई एक सिद्धांत सही है? देखिए, इसका मतलब यह है कि दुनिया को समझने के लिए कोई एक मास्टर की नहीं है। हर सिद्धांत एक चश्मे की तरह है जो दुनिया के एक अलग हिस्से को दिखाता है। तो यथार्थवाद हमें हथियारों की होड़ समझाएगा। हाँ, और उदारवाद आपको बताएगा कि वो व्यापार समझौते पर दस्तखत क्यों कर रहे हैं। और रचनावाद यह समझाएगा कि वे एक दूसरे को दोस्त या दुश्मन क्यों मानते हैं। बिल्कुल। और नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद आपसे ये पूछने के लिए मजबूर करेंगे कि इस पूरी कहानी में किसकी अनदेखी हो रही है और ये पूरा खेल किसके फायदे के लिए खेला जा रहा है। तो लक्ष्य किसी एक सिद्धांत को चुनना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है इन सभी को एक टूल किट में रखना ताकि किसी भी स्थिति को कई अलग अलग एंगल से परखा जा सके। हमने आज बहुत कुछ कवर किया, केनेथ वॉल्स की अराजक दुनिया से लेकर राना प्लाजा त्रासदी के झकझोर देने वाले विश्लेषण तक। और अंत में एक विचार ये भी है कि ये सारे स्रोत खुद एक कहानी कहते हैं।
हमने उन सिद्धांतों से शुरुआत की जो दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं, जैसे यथार्थवाद और उदारवाद। और हम उन सिद्धांतों पर पहुंचे जो दुनिया की बनावट पर ही सवाल उठाते हैं, जैसे रचनावाद, नारीवाद और उत्तर उपनिवेशवाद। सही। तो अंतिम सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सा सिद्धांत सही है। नहीं, अंतिम सवाल ये है कि जब हम दुनिया को समझाने के लिए किसी एक सिद्धांत को दूसरे पर चुनते हैं तो हम किस तरह की शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं। दुनिया को केवल एक ही चश्मे से देखने के राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो किसकी कहानी अनकही रह जाती है।